कुछ देर बाद कार एक बड़े से बिल्ला के सामने आकर रुकती है। गार्ड आकर अथर्व के साइड का कार का डोर ओपन करता है। अथर्व अपने पहने हुए सूट को ठीक कर कार से बाहर निकलता है और अपना हाथ बड़ा आरोही को निकलने के लिए बोलता है, लेकिन आरोही ऐसे ही अपना चेहरा घुमाकर बैठी हुई थी। अथर्व कुछ देर तक अपने हाथ को उसके सामने किए उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन जब आरोही कुछ नहीं बोलती तो अथर्व बिना कुछ बोले उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर बिला के अंदर आता है। आरोही हैरानी से मुंह खोले हुए अथर्व की तरफ देख रही थी। कुछ ही देर में अथर्व आरोही को उस बड़े से बिला के बड़े से बेडरूम में लेकर आता है और आरोही को बेड पर लिटा देता है। रेस्ट करो, अथर्व आरोही को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलता है। नहीं करना है मुझे रेस्ट, आरोही अपने ऊपर पड़े हुए ब्लैंकेट को फेंकती हुई बोलती है और बेड से उतरकर अथर्व के सामने खड़ी हो जाती है। क्यों लेकर आए हैं आप मुझे यहाँ? आरोही अथर्व से बोलती है। क्योंकि तुम वहाँ हॉस्टल में थी, तुम्हें इस वक्त हॉस्टल में नहीं होना चाहिए, अथर्व आरोही से बोलता है। और क्यों नहीं मुझे हॉस्टल में होना चाहिए? आरोही अपने दोनों हाथों को बांधे अथर्व से पूछती है। क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें अपने घर में होना चाहिए, अथर्व आरोही की आंखों में देखते हुए उसे जवाब देता है। और क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरा घर है कहाँ? आरोही अथर्व से टॉन्ट कसती हुई बोलती है। यह है तुम्हारा घर, अथर्व आरोही को जवाब देता है। अच्छा, मैं आपकी बीवी हूँ, ये मेरा घर है, लेकिन उस समय आपको ये याद नहीं आया जब मुझे ऐसी हालत में छोड़ आप चले गए? कौन सा इंसान बेहोशी की हालत में अपनी बीवी को छोड़कर जाता है? आरोही सरकास्टिक वे में अथर्व से बोलती है। मैंने कहा ना, रेस्ट करो, सुबह बात करते हैं, अथर्व आरोही से बोलता है और उसके कंधे को पकड़ बेड पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन आरोही अपने कंधे को झटक रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नहीं रहना मुझे आपके साथ, आरोही अथर्व से बोल दरवाजे के पास पहुंच उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अब तक लॉक हो चुका था। अथर्व ने वहीं बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठा दरवाजे को पहले ही लॉक कर दिया था। ये खुल क्यों नहीं रहा है? आरोही बड़बड़ाती हुई बोलती है। नहीं खुलेगा, लॉक है वो, अथर्व अपने कोट को निकाल बेड के कॉर्नर पर फेंकता हुआ आरोही से बोलता है और अपने बाजुओं को फोल्ड करता हुआ बेड पर बैठ जाता है, उसी जगह जहां अभी कुछ देर पहले आरोही लेटी हुई थी। आरोही हैरानी से अथर्व को देख रही थी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं रहना है, जाने दीजिए मुझे, आरोही अथर्व की तरफ देखती हुई उससे बोलती है। इस वक्त उसने अपने एक हाथ से दरवाजे के हैंडल को पकड़ रखा था। मेरे बच्चे को लेकर तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अथर्व अपने बैग को बेड के ग्राउंड से टिकाए हुए आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही अपने हाथ को जोर से पकड़े हुए दरवाजे के हैंडल को छोड़ देती है और अथर्व की तरफ देखने लगती है। क्या कहा आपने? आपका बच्चा? आरोही अथर्व के पास आती हुई उससे सवाल करती है। अथर्व अभी भी बिना भाव के आरोही को देख रहा था। बोलते क्यों नहीं? क्या बोला आपने अभी? माँ भी यही बोल रही थी और अब आप भी यही बोल रहे हैं, ये माजरा क्या है? कहाँ है आपका बच्चा? वह अथर्व से बोलती है। आरोही अपने चेहरे पर हजारों सवाल लिए हुए अथर्व की तरफ देख रही थी। तुम्हारे अंदर, अथर्व आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही का एक हाथ अनायास ही अपने पेट पर चला जाता है और वह आंखें छोटी किए हुए गुस्से में अथर्व को देख रही थी। क्या आप पागल हो गए हैं? आप समझ भी रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? सिर्फ शादी कर लेने से, आरोही इतना बोल रुक जाती है। अतर्व मुस्कुराता हुआ बेड से खड़ा होता है और आरोही की आंखों में देखता है। हाँ, तुम रुक क्यों गई? बोलो, क्या शादी कर लेने से बस बच्चा नहीं आ जाता? पूरे करो अपने सेंटेंस को, अतर्व आरोही की आंखों में देखता हुआ उससे बोलता है। अतर्व की बात सुन आरोही शर्मिंदा होते हुए अपनी आंखें चुराने लगती है। अतर्व अब अपने दोनों हाथों को उठा उसके चेहरे को पकड़ लेता है। ये सच है कि तुम प्रेग्नेंट हो, 2 वीक प्रेग्नेंट, अथर्व आरोही की आंखों में देखता हुआ उसे बताता है। ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आरोही परेशान होती हुई अपने चेहरे से अथर्व के हाथ को हटा उससे बोलती है। आप समझ क्यों नहीं रहे? अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर आरोही अथर्व से बोलती है। पॉसिबल है जान, अथर्व आरोही के चेहरे को अपनी तरफ घुमाता हुआ उससे बोलता है। सच में आप पागल हो गए हैं, आरोही अपने चेहरे से अथर्व के हाथ को हटाती हुई बोलती है।
क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे वह अथर्व के बच्चे की माँ बन सकती है। उसे बस यह लग रहा था कि अथर्व उसे यहाँ जबरदस्ती रोकने के लिए अब ऐसा बोल रहा है। मुझे यहाँ जबरदस्ती रोकने के लिए आपका यह नया प्लान है? आरोही अथर्व की तरफ देखती हुई उससे पूछती है। अथर्व अब अपने पैंट के पॉकेट से कुछ निकालता है और उसे आरोही के सामने करता है। लो इसे और जाकर खुद चेक कर लो। अथर्व अपने हाथों में पकड़ी हुई चीज को आरोही के हाथों में रखता हुआ बोलता है, मगर आरोही अपने हाथ को हटा लेती है और अथर्व के हाथ में पकड़ी हुई चीज उसके हाथ में ही रह जाती है। अथर्व के हाथ में रखी हुई चीज को देख आरोही इस वक्त सर से पानी पानी हो रही थी। अथर्व अब गुस्से में आरोही के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने सामने कर दोबारा उस चीज को आरोही के हाथों में थमाता हुआ उसकी मुट्ठी को बंद करता है। मैंने कहा लो इसे और अभी के अभी ये टेस्ट करके आओ। बाथरूम उधर है। अथर्व गुस्से में अपने हाथ को उठा बाथरूम की तरफ इशारा करता हुआ आरोही से बोलता है। अथर्व के चेहरे पर इतना गुस्सा देख आरोही भी अब घबरा रही थी। वह बिना वक्त गवाए बाथरूम की तरफ जाती है। आरोही को इस तरह से वहां से जाता हुआ देख अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद अथर्व बाथरूम के डोर पर खड़ा बाथरूम की डोर को नॉक करता है। तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? अथर्व गुस्से में आरोही से बोलता है। अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर आरोही अपने हाथ में उस चीज को दबाए हुए अपनी आंखों में आंसू लिए हुए दरवाजे को खोलती है। क्या हुआ, टेस्ट किया तुमने? अथर्व आरोही से पूछता है। आरोही अब डरी सहमी सी अपने हाथों में पकड़ी हुई चीज को, जिसको उसने अपनी मुट्ठी में दबा रखा था, अपने हाथ को अथर्व के सामने कर मुट्ठी को खोल देती है। ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेगनेंसी किट थी, जिसमें दो धारियां देख अथर्व के चेहरे पर जो स्माइल थी दोगुनी हो जाती है। अब समझ में आया तुम्हें कि मैं क्या कह रहा था? अथर्व आरोही को कंधे से पकड़ता हुआ उससे बोलता है। आरोही अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अथर्व की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी, क्योंकि यह सब उसके लिए इम्पॉसिबल था। इस वक्त वह शॉक्ड थी। अथर्व उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वापस बेड पर लाकर लिटाता है। तुम यही सोच रही हो ना, यह सब कैसे हुआ? अथर्व आरोही के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर उससे सवाल करता है। आरोही अपनी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने चेहरे को हाँ में हिलाती है। अथर्व आरोही को बेड पर एडजस्ट करता है और उसके बगल में खुद बैठ उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आरोही इस वक्त बुद्ध बनी हुई थी, ना तो कुछ रिएक्ट कर रही थी, ना ही कोई स्ट्रगल कर रही थी। बस जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। अथर्व उसके माथे को चूमता है। उस रात जब तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी और तुमने शायद उन गुंडों से बचने के लिए खुद को फ्रीजर में बंद कर लिया था, उस रात जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हें उस फ्रीजर से निकाला। उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे साथ वह सब करना पड़ा। अथर्व आरोही को अपने सीने से लगाए हुए उससे बोलता है। अथर्व की यह बात सुन आरोही अपने चेहरे को उठा अथर्व के चेहरे की तरफ देखती है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी हालत में तुम्हारे साथ वह सब करना पड़ा। तुम होश में नहीं थी, लेकिन क्या करता, मेरे लिए उस समय इम्पोर्टेंट तुम्हारी जान बचाना था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। अथर्व आरोही की आंखों में देखता हुआ उससे बोलता है। आरोही को भी इस वक्त अथर्व की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार और फिक्र नजर आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे ना ही पसंद करती हो और ना ही प्यार करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं तुम्हें मैंने। और यह भी जानता हूँ शायद तुम मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट ना कर पाओ। अथर्व सामने की तरफ देखता हुआ आरोही से बोलता है। अथर्व के मुंह से यह बात सुन आरोही अपने हाथ को बड़ा अथर्व की कमर पर लपेट लेती है। आरोही के ऐसे करने से अथर्व के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ स्माइल भी आ जाती है। अथर्व को आरोही की इस हरकत से यह जवाब मिल चुका था कि आरोही उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी है। शायद वह भी अथर्व से प्यार करने लगी थी। क्या तुम्हें मेरे बच्चे से प्रॉब्लम नहीं है? अथर्व आरोही के चेहरे को अपने हाथ में उठाता हुआ उसकी आंखों में देख उससे पूछता है। हमारे बच्चे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरोही अथर्व की आंखों में देखती हुई उससे बोलती है। अथर्व आरोही का जवाब सुन उसे अपनी बाहों में और भी कस के पकड़ लेता है। काफी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं। मैं आपसे कुछ पूछूं, जवाब देंगे आप? आरोही अथर्व से पूछती है।
मैं जानता हूँ तुम क्या जानना चाहती हो। तुमने इतना इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार कर लो। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अथर्व आरोही के सिर को सहलाता हुआ उससे बोलता है। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या जानना चाहती हूँ? आरोही अथर्व से पूछती है। हाँ जानता हूँ। यही ना कि मैंने तुम्हारे साथ यह सब क्यों किया, और मेरे घर वाले तुम्हें दोषी क्यों मानते हैं? अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही हाँ में सिर हिलाती है। सो जाओ, तुम्हारे लिए रेस्ट करना जरूरी है। मेरे यहाँ न रहने पर तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस की है, लेकिन अब नहीं। अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अथर्व आरोही के माथे को चूमता हुआ उससे बोलता है और उसे अपनी बाहों में लिए हुए सुलाने की कोशिश करता है। अगले दिन सिंगानिया मेंशन। तृप्ति मौसी सिंगानिया मेंशन के लिविंग हॉल में खड़ी थी। वहीं दादी माँ सोफे पर बैठी हुई थी और उनके बगल में ही मिसेस जीविका जी भी बैठी हुई थी। अथर्व आरुष और चांदनी भी इस वक्त वहीं खड़े थे। अथर्व अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में डाले हुए तृप्ति मौसी के पास ही चहलकदमी कर रहा था। हाँ तो क्या आप मुझे फिर से बताएंगी कि आपकी भांजी इस वक्त कहाँ है? अथर्व तृप्ति मौसी से पूछता है। अरे मैंने तो आप सबको पहले ही बताया था, वह अपने यार के साथ कहीं भागी होगी। मैंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। उसकी वजह से आपके परिवार की इतनी बदनामी हुई, तो मैं कैसे उससे कोई रिश्ता रख सकती हूँ? इस वजह से अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। तृप्ति मौसी अपने हाथ को उठा इशारा करती हुई बोलती हैं। अच्छा तो आप क्या कहना चाह रही हैं, साफ साफ बताइएगा। और मैं तो चाहता हूँ शुरू से आप सारी बातें बताइए कि एंगेजमेंट वाले दिन कैसे और क्या हुआ था। अतः तृप्ति मौसी से पूछता है। अरे कितनी बार बताऊं, मैं तो बता बता कर थक गई हूँ। लेकिन चलो अथर बेटा, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं फिर से बताती हूँ। हुआ ये कि जब मैं एंगेजमेंट वाले दिन आरोही को एंगेजमेंट के लिए लेने रूम में गई, तो देखा कि वह वहां पर नहीं है। जब मैं उसे ढूंढने लगी तो मुझे रूम में पड़ा हुआ एक लेटर मिला, जिसमें उसने लिखा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और ये एंगेजमेंट नहीं कर सकती, और इसीलिए मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ जा रही हूँ। आप अथर्व जी के साथ दी की एंगेजमेंट करवा देना। दी हर लिहाज में अथर्व जी के काबिल हैं। दी यानी कि मेरी बेटी, जिसे उसकी एंगेजमेंट उसने आपके साथ करवाने के लिए बोला, और फिर मैंने वही किया। अपनी बेटी को रेडी किया और आपके पास एंगेजमेंट के लिए लेकर आई। लेकिन ना ही आप और ना ही आपके घर वालों ने भी एंगेजमेंट के लिए मना कर दिया। बाकी जो हुआ वह सब आप जानते ही हैं। कितनी बदनामी हुई आपके परिवार की उस बेशर्म और बदचलन लड़की की वजह से। आपके पापा को मतलब मिस्टर सिंघानिया को वह अटैक आया और आज वह इस हालत में है। बेचारी सा चेहरा बनाते हुए मिसेस जीविका और अथर्व की तरफ देख मुझसे बोलती हैं। हाँ तो आपके कहने का मतलब है कि आरोही यानी कि आपकी भांजी उस दिन किसी लड़के के साथ भाग गई थी, जिसकी वजह से मेरी फैमिली की यह हालत हुई। मतलब मेरी मॉम का मेंटली बैलेंस डिस्टर्ब हो गया और मेरे डैड इस समय कोमा में है। मतलब इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आरोही है। आप यही कहना चाह रही हैं ना? अथर्व अपने सिर को हिलाता हुआ तृप्ति मौसी से सवाल करता है। ये क्या बचपना है अथर्व? क्यों वही बात बार बार तुम दोहराना चाहते हो? इसी जीप का सोफे से खड़ी होती हुई गुस्से में अथर्व से बोलती हैं। इस वक्त उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। दादी माँ वहीं बैठी मुस्कुराती हुई अथर्व की तरफ देख रही थी। आरुष भी हाथ बांधे गौर से सब कुछ देख रहा था, और चांदनी चेहरे पर नाराजगी लिए हुए कोने में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व का ये बर्ताव कहीं ना कहीं वह अथर्व से नाराज थी, क्योंकि वह आरोही के लिए इतनी बुरी बातें बोल रहा था। हम बस कुछ सेकंड और प्लीज, आप खामोश रहिए। अभी आपके सामने सारी बातें साफ हो जाएंगी। अथर्व मिसेस जीविका से रिक्वेस्ट करता हुआ बोलता है। अथर्व की बात सुन मिसेस जीविका चुप हो जाती हैं और अपनी जगह पर वापस बैठ जाती हैं। हाँ तो आप क्या कह रही थी? इन सबकी जिम्मेदार आरोही है? अथर्व तृप्ति मौसी से पूछता है। हाँ मैं तो कब से वही कह रही हूँ। वह कलमुई थी ही ऐसी, न जाने कितने लड़कों से उसका चक्कर था। भले मेरी बहन की बेटी थी, लेकिन अब जो गलत है सो गलत है। भाई मेरी बेटी कितनी सती सावित्री, बिल्कुल शरीफ, इतने बड़े शहर में रहती है, लेकिन चरित्र की एकदम साफ सुथरी। इसलिए तो मैं आपसे कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। तृप्ति मौसी अथर्व की तरफ देख उससे कहती हैं। अथर्व तृप्ति मौसी की बात सुन
उसकी दोनों हाथ की मुट्ठियां गुस्से से कसती जा रही थीं। अपनी आंखों को बंद कर वह लगातार अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे आरोही के ऊपर लगे हुए गलत आरोपों का सच सबके सामने लाना जरूरी था। अच्छा ठीक है, अभी सब बातें क्लियर हो जाएंगी। अथर्व तृप्ति मौसी की तरफ देख उनसे बोलता है। आरोही। अथर्व एक तरफ देखते हुए आरोही को आवाज लगाता है। अथर्व की तेज आवाज सुन आरोही धीमे कदमों से चलती हुई उसके पास आती है। उसकी दोनों आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। वह आकर तृप्ति मौसी के सामने खड़ी हो जाती है। आरोही, तू यहाँ कैसे? अपने चेहरे पर डर और हैरानी के भाव लिए हुए तृप्ति मौसी आरोही से सवाल करती हैं। मौसी, आप इतना गिर सकती हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रोती हुई आरोही तृप्ति मौसी से बोलती है। शट अप आरोही, मैंने कहा था ना, तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारी आंखों से एक भी कतरा आंसू निकले। तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत प्रीसियस हैं। अथर्व नाराज होता हुआ आरोही से बोलता है और आगे बढ़कर उसकी आंखों में आए हुए आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करता है। यह देखकर तृप्ति मौसी और भी हैरान होती हैं। उसके साथ ही साथ जीप का जी भी अथर्व को आरोही के प्रति ऐसा बर्ताव देखकर हैरान होती हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था अथर्व आरोही की इतनी केयर क्यों कर रहा है। आपने मेरे करेक्टर पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए एक बार भी नहीं सोचा? कैसे कर लेती हैं आप ये सब? आरोही तृप्ति मौसी की तरफ देखती हुई उनसे सवाल करती है। आई एम सॉरी दादी माँ। आई एम सॉरी माँ। सच में आप लोगों की इन तकलीफों की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी ही वजह से आज डैड इस हालत में है और आपने भी इतना कुछ झेला। लेकिन मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मेरी एंगेजमेंट उनके साथ होने वाली थी। आरोही अथर्व की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। कैसे हुआ ये सब मौसी? क्या किया आपने? आपने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। फिर कैसे आपने इतना बड़ा झूठ इन लोगों से कह दिया? आपने सोचा भी कि आपके एक झूठ की वजह से इस परिवार ने क्या क्या दुख उठाए हैं? आरोही फिर से रोती हुई तृप्ति मौसी से बोलती है। तृप्ति मौसी डरी हुई एक जगह खड़ी आरोही की बातें सुन रही थी। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आरोही इस तरह से आज उनके सामने आएगी और उनके झूठ का पर्दाफाश इस तरह से सिंघानिया फैमिली के सामने होगा। आप अब साफ साफ सब कुछ बताएंगी या मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊं जो आपके मुंह से सब कुछ खुद ही उगलवाएंगी? अथर्व आरोही को कंधे से पकड़ उसे अपने करीब करता हुआ तृप्ति मौसी से बोलता है। तृप्ति मौसी अभी भी खामोशी से खड़ी थी। गार्ड्स। तृप्ति मौसी को कुछ न बोलता हुआ देख अथर्व जोर से आवाज लगाता है। नहीं नहीं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके गार्ड्स बहुत खतरनाक हैं। मैं सबको साफ साफ और सच सच बताती हूँ। तृप्ति मौसी गिड़गिड़ाती हुई अथर्व से बोलती हैं। तो जल्दी बताइए, वरना मेरे गार्ड्स को यहाँ आने में कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे। अतः तृप्ति मौसी से बोलता है। बताती हूँ बताती हूँ। वह जब आपकी माँ और दादी माँ एनिवर्सरी के कुछ दिन बाद आरोही के लिए आपका रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे, तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहती थी कि आरोही की शादी इतने बड़े खानदान में हो, लेकिन आप लोग बड़े लोग थे, आपको ना भी नहीं कर सकती थी। मैंने आप लोगों को देखकर पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके परिवार में करवाऊंगी। इसलिए मैंने उस दिन तो आरोही से आपके रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और फिर एंगेजमेंट वाले दिन के लिए मैंने प्लान बनाया कि मैं आप लोगों से भी बोल दूंगी कि आरोही अपने आशिक के साथ भाग गई है और अपनी बेटी की एंगेजमेंट आपके साथ करवा दूंगी। आरोही को मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह भी एनिवर्सरी के दिन कुछ दिन बाद ही वापस अपने हॉस्टल चली गई थी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे ये भी नहीं पता था कि आपके और उसके रिश्ते की बात चल रही थी या आप उसे पसंद करते हैं। यह भी उसे नहीं पता है। तृप्ति मौसी अथर्व की तरफ देखती हुई उनसे बोलती हैं और रुक जाती हैं। अब आगे बोलिए। अथर्व रूड आवाज में जोर से तृप्ति मौसी से बोलता है। मैंने सोचा जब एंगेजमेंट वाले दिन आप लोगों को ये पता चलेगा कि आरोही किसी और लड़के के साथ भाग गई है, तो इतने मेहमानों के सामने अपनी नाक बचाने के लिए आप लोग मेरी बेटी से आपकी एंगेजमेंट करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन उसका उल्टा ही हुआ।
आप लोगों ने पूरे शहर के सामने बदनामी तो झेल ली, लेकिन मेरी बेटी से एंगेजमेंट करने के लिए आप तैयार नहीं हुए। तृप्ति मौसी डरती हुई अथर्व से बोलती हैं। आरोही अब रोती हुई अथर्व के सीने पर अपना सिर रख नीचे की तरफ गिरने लगती है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को ये सब झेलना पड़ा, लेकिन मैं इन सब चीजों से अनजान थी। मुझे कुछ नहीं पता था। आरोही रोती हुई अथर्व के कदमों में गिर जाती है। आरोही, क्या कर रही हो तुम? अथर्व आरोही से बोलता है और जल्दी से उसे कंधे से पकड़ उठाता है, लेकिन अब तक आरोही बेहोश हो चुकी थी। आरोही को इस तरह से बेहोश होता देख चांदनी, जो उन लोगों से कुछ दूर पर खड़ी चुपचाप सब कुछ खामोशी से देख रही थी, दौड़कर आरोही के पास और उसे उठाना चाहती है, लेकिन तब तक अथर्व उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। यह देख चांदनी आरोही की कुछ दूरी पर ही खड़ी हो जाती है। आरुष, ले जा इन्हें मेरे सामने से। इनके किए की सजा तो मैं बाद में इन्हें दूंगा। अथर्व आरोही को बाहों में उठा आरुष से बोलता है। जी भाई, आरुष अथर्व से बोलता है। अथर्व आरोही को लिए हुए अपने रूम में चला जाता है। इस वक्त आरोही बेड पर अपने बैग को बेड के क्राउन से लगाए हुए बैठी थी। उसे होश आ चुका था। बेड के पास ही मिसेस जीविका, दादी माँ, चांदनी और आरुष भी खड़े थे। वहीं अथर्व आरोही के करीब ही उसके हाथों को अपने हाथों में लिए हुए बैठा था। सॉरी दादी माँ, सॉरी माँ, आप लोग सच्ची कह रही थी। इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आरोही दादी माँ और मिसेस जीविका जी की तरफ देखते हुए बोलती है। नहीं, गलती तो हमारी थी जो हमने पहले सच का पता नहीं लगवाया। दादी माँ दुखी मन से आरोही से बोलती हैं। मिसेस जीविका अभी भी वहीं खड़ी थी। आरोही बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मिसेस जीविका की तरफ देख रही थी कि मिसेस जीविका कुछ तो बोलेंगी, लेकिन मिसेस जीविका कुछ देर लगातार आरोही को देखते रहने के बाद वैसे ही वहां से चली जाती हैं। उनके चेहरे पर ना ही आरोही के लिए कोई सहानुभूति थी और ना ही कोई ममता का एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जिससे आरोही इस वक्त बहुत ही निराश थी। इधर मिसेस जीविका अथर्व और आरोही को इस तरीके से इतने क्लोज देखकर एक अलग ही उधेड़ बुन में जुटी हुई थी। थैंक्स दादी माँ। आरोही के पास बैठा अथर्व दादी माँ की तरफ देखता हुआ उनसे बोलता है। अथर्व की बात सुन दादी माँ, जो कि आरोही की तरफ देख रही थी, अथर्व की तरफ देखती हैं और आंखें झपकाती हुई मुस्कुरा देती हैं। आरोही भी अब अथर्व की तरफ देख रही थी। आखिर अथर्व क्यों दादी माँ को थैंक्स कह रहा था? आरोही के मन में भी कहीं ना कहीं यह सवाल था। वह पूछ तो नहीं सकती थी, लेकिन वह जानना चाह रही थी। अथर्व अब आरोही की तरफ देखता है, जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रही थी। दादी माँ ने ही तुम्हारी तृप्ति मौसी को यहाँ बुलाया था, ताकि सारी बातें सबके सामने साफ हो जाएं और मम या बाकी कोई तुम्हें गलत ना समझे। अथर्व आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन अब आरोही दादी माँ की तरफ देखने लगती है। हुआ यह था कि आरोही के उस घर से जाने के बाद दादी माँ अपने रूम में बेचैनी से टहल रही थी। अचला जी भी वहीं उनके रूम में ही खड़ी थी। माता जी, आप इस तरह परेशान होकर मत होइए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अचला जी दादी माँ को समझाते हुए उनसे बोलती हैं। नहीं अचला, मेरा दिल नहीं मानता कि वह बच्ची गलत हो सकती है, और अगर वह गलत भी हो तो ऐसी हालत में उसे इस घर से निकालना कहीं भी सही नहीं था। लेकिन ना जाने क्यों मैं जीविका बहू के आगे कमजोर पड़ गई। मैं उस बच्ची का साथ नहीं दे पाई। भगवान भी मुझे क्षमा नहीं करेगा। दादी माँ अचला जी से बोलती हैं। आप परेशान मत होइए माता जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने कुछ ना कुछ उस बच्ची के लिए सोच रखा होगा। वह उसे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। दादी माँ की परेशानी को कम करने के इरादे से अचला जी बोलती हैं। अचला, आप अथर्व को फोन मिलाओ। दादी माँ अचला जी से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन अचला जी अथर्व के पास फोन मिलाती हैं और दादी माँ अथर्व से बात करने के बाद तृप्ति मौसी को यहाँ बुलाने की बात कहती हैं, ताकि सब कुछ मिसेस जीविका के सामने साफ हो जाए और वह आरोही को गलत ना समझे। अथर्व से बात करने के बाद दादी माँ तृप्ति मौसी से बात करती हैं और उन्हें कल यहाँ आने के लिए कहती हैं। दादी माँ की बातों से तृप्ति मौसी को ऐसा लगा था कि शायद वह लोग तृप्ति मौसी की बेटी से अथर्व के रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं, और इसलिए दादी माँ उन्हें यहाँ अपने घर बुला रही हैं। तृप्ति मौसी यह समझकर खुशी खुशी सिंगानिया मेंशन आ गई थी। अथर्व से बात करने के बाद दादी माँ, जो आरोही के लिए काफी परेशान थी, उन्हें यह भी पता चल चुका था कि आरोही अब ठीक है
और अतर्व कुछ ही देर में आरोही के पास पहुंचने वाला है, जिसे जानकर दादी माँ को काफी राहत मिली थी और आरोही की तरफ से उनकी फिक्र थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन आगे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। कुछ देर बाद दादी माँ आरोही से बात कर वहां से चली जाती हैं। अथर्व अभी भी आरोही के पास ही बैठा था। तुम अब आराम करो, मैं मॉम से मिलकर आता हूँ। अथर्व आरोही को ढंग से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलता है। आरोही को भी इस वक्त काफी वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए वह भी ज्यादा कुछ नहीं कहती है और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती है। आखिर वह पूरी रात कल सोई नहीं थी। अथर्व वहां से मिसेस जीविका के रूम में जाता है। मिसेस जीविका अपने रूम की विंडो पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। अथर्व उनके पास पहुंचता है और उनके पास पहुंच उनके कंधे पर हाथ रखता है। मम, आप ठीक हैं? अथर्व मिसेस जीविका से पूछता है। अथर्व की आवाज सुन मिसेस जीविका अथर्व की तरफ देखती हैं और अपने कंधे से उसके हाथ को हटा देती हैं। क्या हुआ मम? अथर्व जीविका जी से बोलता है। पहले तुम यह बताओ, ये सब क्या चल रहा है? जीविका जी रूड आवाज में अथर्व से पूछती हैं। क्या चल रहा है मॉम? अब सारी बातें आपके सामने हैं और जो भी गलत फहमियां थी उसे ही मैंने दूर करने की कोशिश की है। अथर्व मिसेस जीविका से बोलता है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और उस लड़की के बीच क्या चल रहा है। क्या तुम्हें पता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है? मिसेस जीविका अथर्व से पूछती हैं। इस वक्त उनके फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही रूड और स्ट्रांग था। यस मॉम, मुझे पता है। अथर्व मिसेस जीविका के सामने खड़ा मिसेस जीविका से बोलता है। मिसेस जीविका आगे कुछ बोलती इसके पहले अथर्व उनके कंधे को पकड़ता है। मॉम, आपको पता नहीं है, मैंने आरोही से शादी कर ली है। अथर्व मिसेस जीविका से बोलता है। अथर्व की बात सुन मिसेस जीविका अथर्व के हाथों को अपने कंधे से हटाती हुई गुस्से में उसकी तरफ देखती हैं। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी अथर्व। जिस लड़की की वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुमने उससे शादी कर ली। मिसेस जीविका अथर्व से बोलती हैं। मम, हमारी शादी किस कंडीशन में हुई थी ये आपको नहीं पता। उसने यह शादी सिर्फ आपके और डैड के लिए की है, मुझसे और इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। यह बात तो अब आप समझ ही गई हैं। अथर्व मिसेस जीविका को समझाते हुए बोलता है। मैं यह सब कुछ नहीं सुनना चाहती और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। मुझे वह लड़की इस घर में नहीं चाहिए। कुछ भी करो, कैसे भी करो, उस लड़की को इस घर से निकालो, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। से जीविका अपने चेहरे को अथर्व की तरफ से फेरे हुए अथर्व से बोलती हैं। मम, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं उसे ऐसी कंडीशन में घर से निकाल दूं? मेरी वाइफ है वह। अथर्व मिसेस जीविका से बोलता है। मैंने कहा ना अथर्व, मैं यह सब कुछ भी नहीं जानती। तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन उस लड़की को डाइवोर्स दो और जो भी पैसे बनते हैं उसे देकर इस घर से निकालो। मिसेस जीविका अथर्व से बोलती हैं। मम, आप क्या बोल रही हैं? समझ भी रही हैं आप? अथर्व हैरान होता हुआ बोलता है। जो माँ सभी से इतने प्यार से बोलती थी, किसी गैर को भी दुखी वह नहीं देख सकती थी, किसी को जरा भी परेशान देखकर फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती थी, उस माँ का यह नया बदला हुआ रूप देखकर अथर्व इस वक्त बहुत हैरान था। भाई, जो तुम सुन रहे हो, मिसेस जीविका अथर्व से बोलती हैं। इतना बोलते हुए मिसेस जीविका का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उन्हें घबराहट होने लगी थी। अथर्व जल्दी से मिसेस जीविका को पकड़ता है और उन्हें बेड पर बिठा पानी पिलाता है। मम, प्लीज आप शांत रहिए, अथर्व मिसेस जीविका से बोलता है। नहीं अथर्व, मैं उस लड़की को अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेस जीविका पानी का गिलास अपने मुंह के पास से हटाते हुए अथर्व से बोलती हैं। ओके मम, ओके, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। प्लीज आप बस परेशान मत होइए, अथर्व मिसेस जीविका को शांत करते हुए बोलता है। इधर आरोही आंखें बंद किए अभी सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। वह आंखें खोल देखती है। बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ फोन जिस पर किसी की कॉल आ रही थी। आरोही वो फोन उठाकर देखती है। शायद यह फोन अथर्व का था, जो यहीं भूल गया था। आरोही फोन साइलेंट कर वापस आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन वापस से फोन बजने लगता है। आरोही अब बेड पर बैठ जाती है और उसे फोन को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए वो सोचने लगती है। फोन एक बार फिर बजकर बंद हो चुका था। आरोही जैसे ही फोन को वापस बेड की साइड टेबल पर रखने को होती है, फोन एक बार फिर बजने लगता है।
आरोही को लगता है शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी, इसलिए वह उठती है और धीमे कदमों से चलती हुई रूम से निकल मिसेज जीविका के रूम की तरफ आती है ताकि वह अथर्व को फोन उसे दे सके। लेकिन जैसे ही वह मिसेज जीविका के रूम के डोर पर पहुंचती है, उसे मिसेज जीविका की आवाज़ सुनाई देती है। मिसेज जीविका की बातें सुन आरोही के पैर वहीं दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। उसके पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं और वह बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। कुछ देर बाद उसे अथर्व की आवाज़ सुनाई देती है, जो मिसेज जीविका से कह रहा था, मम, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। यह सुनकर तो आरोही के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह आगे की कोई बात सुन सके। वह किसी तरह से अपने आप को संभालती हुई सीधे सिंगानिया मेंशन के मेन डोर पर पहुंचती है और बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, कुछ गार्ड्स उसके पास आते हैं। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? एक गार्ड आरोही से बोलता है। आरोही उस गार्ड की बात सुन अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रोक लेती है और मुड़कर उस गार्ड की तरफ देखती है। हाँ, क्या कहा तुमने? आरोही, जो कि बेख्याली में आगे बढ़ती जा रही थी, उसे गार्ड की आवाज़ सुनकर होश आता है और उस गार्ड से पूछती है, मैम, मैंने कहा आपको कहाँ जाना है? आप बता दीजिए, हम ले चलते हैं। वह गार्ड फिर से आरोही से बोलता है। आरोही हैरानी से उन्हें देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गार्ड उसे रोक क्यों रहा है, क्योंकि अब तो पहले की तरह उसके कहीं आने जाने पर अथर्व कोई रोक नहीं लगाता था। फिर आज ये क्यों? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन लो और इसे अथर्व सर को दे दो। उनकी कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। आरोही अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन उस गार्ड की तरफ बढ़ाती हुई बोलती है, ठीक है, मैं दे देता हूँ, लेकिन आप यहाँ से अकेली बाहर नहीं जा सकती। आपको जहाँ भी जाना है, हम आपको छोड़ देंगे। वह गार्ड अपने हाथ में अथर्व का फोन पकड़ता हुआ आरोही से बोलता है, मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आरोही अपनी आवाज को तेज करती हुई उस गार्ड से बोलती है, सॉरी मैम, बॉस का ऑर्डर है कि हम आपको अकेले बाहर ना जाने दें, इसलिए हम आपको अकेले बाहर नहीं जाने दे सकते। वह गार्ड अपने सिर को झुकाए हुए अपने दोनों हाथों को बांधे आरोही से बोलता है। आरोही भी अच्छी तरह से जानती थी कि अथर्व की मर्जी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, चलो, कुछ सोच वह गार्ड से बोलती है। ओके, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वह अभी कार लेकर आ रहा है। तब तक आप यहीं वेट कीजिए और मैं ये फ़ोन बास के पास भिजवा कर आता हूँ। वह गार्ड आरोही से बोलता है और कुछ दूरी पर खड़े एक दूसरे गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दे उसे अथर्व का फोन दे वापस आरोही के पास आता है। तब तक कार भी आ चुकी थी। ड्राइवर कार की बैक सीट का डोर आरोही के लिए खोलता है और आरोही के बैठ जाने के बाद उसे बंद कर आगे की पैसेंजर सीट पर खुद बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगता है। इधर एक गार्ड अथर्व के पास पहुंच उसे आरोही के यहाँ से जाने की बात बताता है और उसका फोन उसे देता है। अथर्व को जब यह पता चलता है कि आरोही यहाँ से चली गई, तो वह हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो जाता है। आरोही की कंडीशन उसे डॉक्टर से पहले ही पता चल चुकी थी कि वह ठीक नहीं है और ऐसी हालत में उसका इस तरह से यहाँ से जाना अथर्व को और भी परेशान कर रहा था। वह तुरंत अपना फोन उठा आरोही के साथ गए हुए गार्ड को वापस सिंगानिया मेंशन आने की इंस्ट्रक्शन देता है और फोन डिस्कनेक्ट कर सिंगानिया मेंशन के मेन डोर पर पहुंच आरोही के वापस आने का वेट करने लगता है। इधर आरोही की कार अभी कुछ ही दूर आगे गई थी। उसे वापस मोड़ते हुए देखा, वह हैरान होती है। कहाँ जा रहे हो तुम? ये कार को वापस तुमने सिंगानिया मेंशन की तरफ क्यों मोड़ दिया? वह आगे बैठे हुए गार्ड से पूछती है। सॉरी मैम, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। कार की पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ गार्ड बिना आरोही की तरफ देखी आरोही से बोलता है। कार अभी कुछ ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए कुछ ही मिनट में वह वापस सिंगानिया मेंशन पहुंच जाती है। गार्ड कार से बाहर निकल आरोही की तरफ का गेट खोलता है। आरोही ना चाहते हुए भी कार से बाहर निकलती है और कार के पास ही खड़े अथर्व को देखती है। अब उसे ये समझते देर नहीं लगती कि अथर्व के कहने पर ही उसे वापस सिंगानिया मेंशन लाया गया है। अथर्व अब बिना कुछ बोले आरोही का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वापस अंदर जाने लगता है। आरोही आगे बढ़ते हुए अथर्व के हाथ से अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है। मुझे नहीं जाना अंदर, आरोही सख्त लहजे में अथर्व से बोलती है। आरोही की बात सुन अथर्व रुक जाता है और पीछे मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। अथर्व अब बिना कुछ बोले आरोही का हाथ पकड़ता है
और उसे लेकर वापस अंदर जाने लगता है। आरोही आगे बढ़ते हुए अथर्व के हाथ से अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है। मुझे नहीं जाना अंदर, आरोही सख्त लहजे में अथर्व से बोलती है। आरोही की बात सुन अथर्व रुक जाता है और पीछे मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। आरोही उससे मुंह फेरे हुए खड़ी थी। अभी भी आरोही का हाथ अथर्व के हाथ में ही था। अथर्व आरोही के करीब आता है। क्यों नहीं जाना तुम्हें मेंशन के अंदर? अथर्व बहुत ही धीमी आवाज में आरोही के चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा किए हुए आरोही से पूछता है। आरोही अभी भी मुंह घुमाए खड़ी थी। उसे अथर्व के इतने करीब होने पर कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्यों नहीं आना चाहती हो तुम? अथर्व फिर से आरोही से पूछता है। क्या तुमने मेरी और मॉम की बातें सुनी? अथर्व आरोही से पूछता है। अथर्व की बात सुन आरोही अपना चेहरा अथर्व के सामने करती है और एक नजर अथर्व को देख फिर अपनी नजरें झुका लेती है। अथर्व तो ये पहले ही समझ गया था कि शायद आरोही ने उसकी और मिसेस जीविका जी की बातें सुनी हैं और शायद यही वजह थी आरोही के मेंशन छोड़कर जाने की। देखो मेरी तरफ। अथर्व अपने दोनों हथेलियों के बीच आरोही के चेहरे को पकड़े हुए उससे बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही ना चाहते हुए भी अपनी नजरें उठा अथर्व की तरफ देखती है। अथर्व इस वक्त उसे ही देख रहा था। उसका चेहरा आरोही के बहुत ही करीब था। वाइफ हो तुम मेरी, और मैं अपनी वाइफ और हमारे होने वाले बच्चे को तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही छोड़ दूंगा? हाँ बोलो जरा। अथर्व आरोही की आंखों में देखता हुआ बोलता है। मुझे वक्त लगेगा थोड़ा सिचुएशन को ठीक करने के लिए। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही अभी भी अथर्व की आंखों में ही देख रही थी। उसे इस वक्त अथर्व की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। अथर्व का लहजा बहुत ही नर्म था। क्या अभी भी यहाँ से जाना चाहती हो? अथर्व बड़े ही प्यार से फिर से आरोही से पूछता है। मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ रहूंगी तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो सकती है। आरोही अथर्व से बोलती है। लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं कर सकता। अथर्व आरोही की दोनों आंखों में बारी बारी से देखते हुए बोलता है। लेकिन मैं यहाँ रहकर माँ को हर्ट भी नहीं कर सकती। आरोही अथर्व से बोलती है। तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है। अथर्व आरोही से बोलता है। क्या सॉल्यूशन है इसका? आरोही अथर्व से पूछती है। मेरा फार्म हाउस। अथर्व आरोही से बोलता है और अपना हाथ आरोही के चेहरे से हटा उसका हाथ पकड़ता है और सामने खड़ी हुई कार के पास लेकर आता है। अथर्व को आता देख ड्राइवर तुरंत कार की बैक सीट को खोल देता है। लेकिन अथर्व ड्राइवर से चाबी ले उसे वहां से जाने के लिए बोलता है और आगे की पैसेंजर सीट का डोर खोल आरोही को बिठा खुद ड्राइविंग सीट संभालता है। कार स्टार्ट कर वह ड्राइव करता हुआ अपने फार्म हाउस पहुंचता है। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ रहने में? अथर्व कार की स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे हुए आरोही की तरफ देख उससे पूछता है। आरोही नामे से हिलाती है। अथर्व कार के डोर को खोल आरोही की साइड आता है और उसकी तरफ के डोर को खोल अपना हाथ आगे बढ़ा उसे निकलने के लिए बोलता है। आरोही अब अथर्व के हाथ पर अपना हाथ रख कार से बाहर आती है। अथर्व की कार इस वक्त उस बड़ी सी बिल्डिंग की पार्किंग में थी। अथर्व उस पार्किंग में बने हुए लिफ्ट के पास आता है और लिफ्ट से होता हुआ उसे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने हुए अपने फार्म हाउस तक पहुंचता है। दोनों उस फार्म हाउस के अंदर आते हैं। तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ जरूरी कॉल करनी है। अथर्व उस फार्म हाउस की खुली हुई रूफ की तरफ बढ़ता हुआ आरोही से बोलता है। अथर्व कुछ कदम आगे बढ़ता है और फिर मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। आरोही वहीं अपनी जगह पर खड़ी हुई अथर्व को ही देख रही थी। क्या हुआ? तुम बेडरूम में क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा ना तुम जाकर रेस्ट करो। अथर्व आरोही से बोलता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आरोही अथर्व की तरफ देखती हुई सीरियस वे में अथर्व से बोलती है। ठीक है मैं आता हूँ, तुम अंदर रूम में चलो, फिर बात करते हैं। अथर्व आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही बेडरूम की तरफ चली जाती है जिसमें वह कल रात थी। कुछ कॉल करने के बाद अथर्व वापस बेडरूम में आता है। आरोही उस बेडरूम की बालकनी के पास खड़ी खुले आसमान को देख रही थी। अथर्व उसके करीब आता है। आरोही अथर्व को अपने पास आया हुआ महसूस कर उसकी तरफ देखती है। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? अथर्व आरोही से बोलता है। हम बैठकर बात करें? आरोही अथर्व से बोलती है। अथर्व उस रूम में रखे हुए काउच की तरफ बढ़ जाता है। आरोही भी उसके पास आती है। अथर्व और आरोही दोनों ही काउच पर इस वक्त बैठे हुए थे। अथर्व आरोही की तरफ देख रहा था।
लेकिन उसकी नज़रों में कोई सवाल नहीं था, क्योंकि शायद वह जानता था कि आरोही उससे क्या जानना चाह रही है। माँ अभी भी मुझे इन सब का जिम्मेदार समझती हैं, और कहीं ना कहीं मैं ही इन सब की जिम्मेदार हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सिर्फ एंगेजमेंट ना होने और थोड़ी सी बदनामी की वजह से आपके डैड की ऐसी हालत तो नहीं हो सकती। जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो, वह इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। आखिर उनकी ऐसी हालत की क्या वजह है? आरोही अथर्व से सवाल करती है। वह अथर्व से पूछ तो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डर था कि कहीं अथर्व उसके ये सब पूछने पर नाराज ना हो जाए। हर एक शब्द वह रुकते हुए बोल रही थी। अगर आरोही इतना बोल रुक जाती है। आरोही अथर्व से बोलना चाह रही थी कि अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अतर बिना उसकी बातों को पूरा किए हुए ही बोलता है। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें यह सब जानने का पूरा हक है। तुम सही कह रही हो। थोड़ी सी बदनामी की वजह से डैड की ऐसी हालत नहीं हुई। अथर्व सामने की तरफ देखता हुआ आरोही से बोलता है। तो फिर क्या वजह है उनकी ऐसी हालत की, और माँ की ऐसी हालत क्यों हुई? आरोही फिर से बहुत ही धीमी और डरी हुई आवाज में अथर्व से पूछती है। अथर्व कुछ वक्त खामोश रहता है। आरोही भी उसकी जवाब का इंतजार कर रही थी। हमारी एंगेजमेंट ना होने की वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई। मीडिया ने तो रातों रात इस बात की बहुत मिर्च और मसाला लगाकर न्यूज बनाई। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में ही जमकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अतर आरोही से बोलता है। उसकी आवाज इस वक्त बहुत गहरी थी। हाँ, मैंने भी ये न्यूज में और न्यूज़पेपर में पढ़ी और सुनी थी। काफी दिनों तक यह न्यूज छाई रही थी। आरोही भी कुछ सोचते हुए अथर्व से बोलती है। सॉरी, अनजाने में ही मैं इन सब की वजह बन गई। आरोही नम आंखों से अथर्व से बोलती है। मैंने कहा ना, तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अथर्व आरोही की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, और उसे कंधे से पकड़ एक साइड से अपनी बाहों में भर लेता है। फिर क्या इस वजह से आपके डैड को शौक लगा? आरोही अपना चेहरा उठा अथर्व के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे सवाल करती है। बात यहीं तक नहीं रुकी। इस न्यूज की वजह से डैड की कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे थे। कुछ दिनों में हमारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मैं भी उस वक्त यहाँ नहीं था। मैंने अपनी स्टडी के टाइम ही अपनी एक छोटी सी, जो जल्दी बाहर के देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी और काफी नामी कंपनी बन चुकी थी। इसी वजह से मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया चला गया था। डैड ने ये सारी खबरें हम दोनों, यानी मैं और आरोस तक नहीं पहुंचने दी। नहीं चाहते थे कि मैं इन सब में पढ़ूं और परेशान हूँ। उन्हें उस वक्त यह लगता था कि मैं अभी अपनी स्टडी कर रहा हूँ। उन्हें मेरे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने इन सब से मुझे और आरुष को बचा कर रखा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, मैं वापस इंडिया आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैड की कंपनी की हालत बहुत खराब थी। हमारा घर भी नीलाम होने वाला था। जैसे तैसे करके मैंने घर को नीलाम होने से बचाया और अपनी कंपनी को डैड की कंपनी में मर्ज कर कंपनी की गिरती हुई हालत को संभाला। लेकिन शायद मैंने वापस आने में बहुत देर कर दी थी। डैड को तब तक हार्ट अटैक आ चुका था और वह कोमा में जा चुके थे। डैड की हालत देख मम को बहुत गहरा सदमा लगा और उनकी मेंटल कंडीशन भी खराब हो गई। अथर्व आरोही से बोलता है और खामोश हो जाता है। तभी सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं। आरोही बहुत ही गहरी आवाज में बोलती है। नहीं आरोही, करते हैं नहीं, करते थे। अब सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ चुकी है, और इन सब का जो जिम्मेदार है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अथर्व आरोही के बालों को सहलाता हुआ बोलता है। आरोही का सर इस वक्त अथर्व के कंधे से लगा हुआ था। अगले दिन सुबह आरोही बेड पर सोई हुई थी। अथर्व रूम में रखे हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपने हाथों में कॉम लिए हुए अपने बाल बना रहा था। तभी आरोही की आंख खुलती है और वह बेड से उठती हुई अथर्व की तरफ देखती है। अथर्व को रेडी देखकर वह जल्दी से रूम में लगी हुई बॉल बाज की तरफ देखती है। सुबह के 9 बज रहे थे। सॉरी, मैं इतनी देर तक सोती रही। आरोही अथर्व की तरफ देखती हुई बोलती है। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना ही रेस्ट करोगी, हमारी बेबी के लिए उतना ही अच्छा है। अथर्व मिरर से ही आरोही को देखता हुआ मुस्कुराकर बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही शर्माती हुई नजरें झुका लेती है। आरोही को शर्माते हुए देख अथर्व के चेहरे पर स्माइल और भी बड़ी हो जाती है, और वह मुड़कर आरोही के पास ही बेड पर बैठता है। तुम्हें पता है, तुम इस तरह से शर्माती हुई और भी खूबसूरत लगती हो। अथर्व आरोही के चेहरे पर अपनी एक उंगली फिराता हुआ बोलता है।
जिससे आरोही के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है और वह नजरें झुकाए हुए शर्माने लगती है। यह पहली बार था जब आरोही की किसी ने इस तरह से तारीफ की थी। अथर्व की बात सुनकर आरोही के दिलो दिमाग में हजारों घंटियां एक साथ बजने लगी थी। वह दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी अथर्व का फोन रिंग करने लगता है। अपने फोन की रिंगटोन सुन अथर्व इस वक्त बहुत ही इरिटेट हुआ था। अथर्व गुस्से में बैठ के साइड टेबल पर रखा हुआ फोन उठाकर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखता है और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेता हुआ फोन रिसीव करता है। हेलो, क्या बात है? अथर्व रूड वॉइस में बोलता है। दूसरी तरफ की आवाज सुन वह बिना कुछ बोले फोन डिस्कनेक्ट कर आरोही की तरफ देखता है। आरोही, मुझे वापस स्विट्जरलैंड जाना होगा। वहां का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अथर्व आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही, जिसके चेहरे पर ब्लश की लाली फैली हुई थी, अचानक से उदासी के बादल छा जाते हैं और वह अपनी नजरें उठा अथर्व की तरफ देखने लगती है। अभी अभी तो वह दोनों करीब आना शुरू हुए थे, अचानक से फिर ये क्या हो रहा है? आरोही अपने मन में सोचती है। आरोही के चेहरे को देख अथर्व को यह साफ पता चल चुका था कि उसका इस तरह से जाने की बात से आरोही बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तुम भी मेरे साथ चल रही हो? अथर्व कुछ देर रुककर आरोही से बोलता है। अथर्व की बात से आरोही के चेहरे पर खुशी का एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर से उदासी के बादल आ जाते हैं। अथर्व इस वक्त आरोही के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था और उसके चेहरे पर अचानक आए हुए इस भाव को देख आरोही को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे फिर से उदास क्यों हो गई? अथर्व आरोही के चेहरे को पकड़ता हुआ उससे पूछता है। मैं नहीं आ सकती आपके साथ। आरोही बहुत ही धीमी आवाज में अथर्व से बोलती है। क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकती मेरे साथ? अथर्व आरोही की आंखों में देखता हुआ उससे पूछता है। क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मैं अपने एग्जाम को नहीं छोड़ सकती। आरोही उदासी भरे लहजे में अथर्व से बोलती है। ओह, मैं तो भूल ही गया था तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। और मुझे जहाँ तक पता है तुमने स्टडी भी अच्छे से नहीं की है, क्योंकि तुमने लास्ट सेमेस्टर में ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और इसकी वजह भी मैं ही हूँ। अथर्व सोचते हुए बोलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बाकी कामों के साथ साथ अपने स्टडी के लिए समय निकाल ही लेती थी, इसलिए मेरी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए पूरी है। आरोही नजर झुकाए हुए अथर्व से बोलती है। मैं तुम्हें यहाँ ऐसी हालत में छोड़कर जा भी नहीं सकता और इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। अथर्व आरोही से बोलता है। आप परेशान मत होइए, आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। आरोही अथर्व से बोलती है। नहीं, तुम्हें इस वक्त मेरी केयर की बहुत जरूरत है और मैं तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। अथर्व आरोही से बोलता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना और इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूंगी। आरोही अपने पेट पर हाथ रख अपने पेट की तरफ देखती हुई अथर्व से बोलती है। आरोही को ऐसा करते देख अथर्व के चेहरे पर वापस स्माइल आ जाती है। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अथर्व फिर से आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही अपने नजरें उठा अथर्व की आंखों में देखने लगती है। यह पहली बार था जब कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा था। न जाने कितने वर्षों से वह इस प्यार और अपनेपन के लिए तरस रही थी। उसके मम्मी पापा के जाने के बाद उसने बहुत कुछ सहा था। अथर्व की ये केयर और प्यार देख उसकी आंखें भर आई थीं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अथर्व उसकी आंखों में भर आए आंसुओं को देखते हुए उससे पूछता है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कुछ देर रुककर अथर्व फिर से आरोही से पूछता है। नहीं, मैं ठीक हूँ। सिर हिलाती हुई आरोही अथर्व से बोलती है। फिर ये आंसू क्यों? उसकी आंखों से निकलकर गालों पर लुढ़क रहे आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछता हुआ अथर्व आरोही से पूछता है। पहली बार किसी को अपनी इतनी केयर करते हुए देख रही हूँ, इस वजह से आरोही अथर्व से बोलती है। आरोही की बात सुन अथर्व मुस्कुरा देता है। आदत डाल लो इसकी, लेकिन आंसुओं के साथ नहीं, सिर्फ स्माइल के साथ। अथर्व आरोही के गाल को थपथपाते हुए बोलता है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हमें हॉस्पिटल भी जाना है। बेड से उठता हुआ अथर्व आरोही से बोलता है। हॉस्पिटल क्यों? परेशान होती हुई आरोही अथर्व से पूछती है। आज डॉक्टर के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, अथर्व आरोही से बोलता है, जिसको सुनकर आरोही को तसल्ली मिलती है।
उसे लगा था कि कहीं मिसेज जीविका की तबीयत फिर से तो नहीं खराब हो गई। लेकिन मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास यहाँ कोई कपड़े नहीं है। मायूस चेहरा बनाती हुई आरोही अथर्व से बोलती है। उधर बैग में तुम्हारे लिए कपड़े हैं। रूम के कोने में रखे हुए कई सारे बैग्स की तरफ इशारा करते हुए अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही हैरानी से उन बैग की तरफ देखने लगती है। इतने सारे बैग्स, इसमें क्या है? आरोही बेड से उतरती हुई अथर्व से पूछती है। तुम्हारे कपड़े और कुछ जरूरत की चीज हैं। तुम अपने हिसाब से उन्हें कबर्ड में सेट करवा लेना। अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करता हुआ अथर्व आरोही से बोलता है। इतनी सारी चीजें, वह भी मेरे लिए? लेकिन यह कब किया आपने? आरोही अथर्व से बोलती है। अब तक की पूरी लाइफ में उसने जितने कपड़े और बाकी की चीजें उसने यूज की थी, उससे कहीं ज्यादा इन बैग्स में भरा पड़ा था। और अथर्व ने उसके लिए रातों रात इतनी सारी चीजें कैसे अरेंज कर दी, यह देखकर आरोही हैरान थी। कल रात को जब हम यहाँ आए थे, उसी वक्त मैंने फोन करके अपने असिस्टेंट को यह सारी चीजें लाने के लिए बोल दिया था। अथर्व आरोही से बोलता है। थैंक यू। आरोही नजरें झुकाए हुए बड़ी ही धीमी आवाज में अथर्व से बोलती है। आरोही की थैंक यू सुनकर अथर्व फिर से आरोही के करीब आता है और उसकी चिन को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठाता है। इसमें थैंक यू की क्या बात है? वाइफ हो मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेरी, इसलिए किया, तुम्हारे लिए। थैंक यू के लिए नहीं किया। अथर्व आरोही की आंखों में देखता हुआ बोलता है। लेकिन अगर तुम थैंक यू कहना ही चाहती हो तो? अथर्व आरोही के और करीब आता हुआ हर शब्द के बीच में रुकता हुआ आरोही से बोलता है। अथर्व की आवाज में इस वक्त मदोसी साफ महसूस की जा सकती थी। अथर्व की आवाज सुनकर आरोही हैरानी से नजरें उठाकर अथर्व की ओर देखती है। चलो छोड़ो इन सब चीजों को और जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आओ। हमें हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है। अथर्व आरोही से बोलता है। बस मैं अभी आई, आरोही अथर्व से बोलती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। अथर्व अपने हाथ में फोन लिए हुए बाथरूम की तरफ जाती हुई आरोही को देखता है। आज की सुबह उसके लिए काफी अच्छी थी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।